यूजीसी से गाइडलाइन आया है मिनिस्ट्री से कि जो एडहॉक का पोस्ट है उसमें कमी होने वाली है, उसमें कटौती होने वाली है, तमाम पब्लिक सेक्टर में नौकरियां खत्म हो रही है। आप कौन सा प्लेसमेंट सेल लगाने का बात कर रहे हैं? एक तरफ आपकी सरकार नौकरी को कट कर रही है और दूसरी तरफ आप छात्र को बरगला रहे हैं कि हम प्लेसमेंट सेल का लाने का बात कर रहे हैं। साथियों, ये आरएसएस का जो एजेंडा है, एबीवीपी का जो एजेंडा है, उनका एजेंडा सोशल जस्टिस कभी नहीं रहा है, जेंडर जस्टिस नहीं रहा है। एक जमाना रहा होगा जब आश्रम गुरु द्रोणाचार्य का कत्लगाह पर एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। वो आश्रम, वो कत्लगाह मनुस्मृति से चलता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1947 के बाद इस देश के अंदर शिक्षण संस्थान बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के तहत चलता है और आज का एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, यहाँ का एक एक ईंट उखाड़ के ले जाएगा जो ओबीसी के पैसा से बना हुआ है। साथियों, कई सारी बातें हैं। हमारी कॉमरेड सहला कह के गई कि जगदीश कुमार के ऊपर हम केस करेंगे। हम सोशल जस्टिस के इश्यू को लड़ने वाले लोग, हम कहना चाहते कि अब मुकाबला कोर्ट में नहीं होगा, मुकाबला आंखों में आंखें डालकर गिरबान पकड़ के होगा और इसी कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस को इंप्लीमेंट करा के होगा। बहुत अच्छी बात है, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के जो 10% रिलैक्सेशन है ये पास हुआ। 10 तारीख के एसी मीटिंग के सामने जो तमाम सोशल जस्टिस के लोग, तरक्की पसंद लोग, हम लोगों ने अपना सवाल रखा और जेएनयूटीए के प्रेसिडेंट ने भी आकर अपना कंसर्न जताया, जेन्युइनली कंसर्न जताया और उनका नतीजा, उनका परिणाम है कि आज के डेट में हम लोगों के द्वारा खड़े किए गए सवाल के आधार पर ऐसे मीटिंग में जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस का सवाल पास होता है। और इस बार बिना कोर्ट गए इस कैंपस में मूवमेंट के बल पे ये सवाल हम लोग जीतते हैं। सवाल श्रेय लेने और श्रेय देने का नहीं है। और एक बात आ रही है क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म का। हम कहना चाहते हैं, जो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि यूनिटी हम लोग तोड़ते हैं, सवाल यह है कि बिना रियलिटी को समझे हुए यूनिटी नहीं होती है। और इतने दिनों तक यहाँ के मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट संगठन अगर कास्ट के अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझे, इस देश के रियलिटी को नहीं समझे, तो मुझे लगता है कि अगर जब आप कहते हैं कि यूनिटी बनाना है, मुझे लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस के लोगों के साथ, दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ और इनके सवालों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और इसीलिए अगर सच में आपको यूनिटी चाहिए, सच में हमारा आपका साथ चाहिए इस असंघीय एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो इस रियलिटी को समझना होगा कि इस देश के अंदर, इस कैंपस के अंदर भेदभाव, शोषण जाति के आधार पर होता है। साथियों, मैं कम्युनिस्ट मूवमेंट का बात करना चाहता हूं कि जब इस बॉलीवुड में, जहां पर इप्टा के लोग, उनकी समझदारी थी, अछूत कन्या जैसा फिल्म बना रहे थे, नीचा नगर जैसा फिल्म बना रहे थे, उनकी समझदारी थी कि इस देश में अनटचेबिलिटी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, तब भी इस देश के कम्युनिस्ट पार्टियों को नहीं लगा कि कास्ट एग्जिस्ट करता है, उनको लिए क्लास इंपॉर्टेंट था। उन्हीं का नतीजा है कि आजादी के 60-70 साल बीत जाने के बाद भी दलित आदिवासी पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? साथियों, अभी एक कंसर्न आया, मैं निरंजन जी का बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने ईबीसी का सवाल लाया। बहुत अच्छी बात है। ठीक आज से 5 साल पहले यहाँ पर ऐसी मीटिंग हो रहा था, तभी भी मैं किसी संगठन में हुआ करता था। सवाल ओबीसी रिजर्वेशन ही था। मैंने एक कॉमरेड से पूछा कि साथियों, आप तो लड़ रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर के, बहुत अच्छी बात है, मेरा 100% सहमति है, 100% साथ है, पार्टी के अंदर कब रिजर्वेशन आएगा? उन्होंने कहा आप एंटी लेफ्ट, एंटी मार्क्सिस्ट बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो देश, जो समाज, जो संस्था है और जो पार्टी सोशल इंक्लूसिव नहीं होगा, वो पार्टी, वो संस्था, वो समाज डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। और जो समाज डेमोक्रेटिक नहीं होगा, वहां पर फासिज्म का बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर फासीवाद का 2 चरित्र है, एक कम्युनल है और दूसरा ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट है। और अगर फासीवाद के खिलाफ सच में ईमानदारी से लड़ाई लड़ना है तो कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ते लड़ते ब्राह्मणिज्म के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, कास्टिज्म के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। और साथियों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर आप लोग फेल्योर हुए। साथियों, फिर आप एक आरोप लगा सकते हैं क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म के नाम पर कि हम यहाँ पर यूनिटी तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं 100% वादा कर रहा हूं कि इन मतभेद, इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद
अगर सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस के सवाल पर आप ईमानदारी से खड़ा होंगे तो हमारा साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस संघीय प्रशासन के खिलाफ हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, कई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है इस कैंपस में। जेएनयूएसयू के ऑफिस बेरर एसआईएस के सेंटर का बात कह के गए। मैं बता देना चाहता हूं कि 9 फरवरी के बाद कई सारे ऐसे टीचर सीना चौड़ा करके प्रोग्रेसिवनेस के बात करते हुए फ्रीडम स्क्वायर पर अपने लंबे लंबे भाषण देखे गए हैं। इसी कैंपस में एक सेंटर है सोशल मेडिसिन, और पिछले साल का घटना आपको याद होगा, सारे दलित पिछड़े आदिवासियों बच्चों को एमफिल कोर्स वर्क में निकाल दिया जाता है। साथ ही इस कैंपस में अगर ड्रॉप आउट रेशियो है, कभी आप निकालिए इस बात को, निकलने वाले बच्चे कौन हैं? आपको मिलेगा दलित है, आपको मिलेगा पिछड़ा है, आपको मिलेगा आदिवासी है, आपको मिलेगा लड़कियां हैं, और आपको मिलेगा अल्पसंख्यक है। आखिर ऐसा क्या है, क्या मैकेनिज्म है? और अगर वो बच्चा अपने स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल करते हुए इस कैंपस में एडमिशन लेता है और एडमिशन लेने के बाद कास्ट के आधार पर आप उसको निकालते हैं, इसका मतलब है उसकी जो डिग्निटी है, उसके डिग्निटी पर आप चोट करते हैं, अटैक करते हैं, और जिस आदमी का डिग्निटी पर अटैक होता है वो लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा। ये यहाँ पे इस देश में हम लोगों ने साबित किया है। कई सारी बातें हैं, जैसे अभी एक डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है, शायद ये बात नहीं आई है कि जब हम एमफिल से पीएचडी में प्रमोट होते हैं तो वहां पर कुछ मिनिमम ग्रेड होना चाहिए होता है। दलित आदिवासी स्टूडेंट के लिए 5.5 ग्रेड होता है, और जनरल और ओबीसी के लिए 6 पॉइंट का ग्रेड होना चाहिए होता है। और अधिकतर बच्चे जो एमफिल से पीएचडी प्रमोट नहीं हो पाते हैं ओबीसी के, आप देखिएगा उनका ग्रेड नहीं है 6 का ग्रेड नहीं है, इसलिए वो पीएचडी में प्रमोट नहीं हो पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन है, और ओबीसी स्टूडेंट को एमफिल से पीएचडी में प्रमोट होने के लिए उसका 0.5 जो ग्रेड है वो डिक्रीज होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। एससी एसटी के बराबर ओबीसी के स्टूडेंट का भी 5.5 मिनिमम ग्रेड रखना चाहिए। इस सवाल को लेकर के भी यूनियन को कंसर्न होना पड़ेगा। ईबीसी का सवाल आया, मैं बीच में थोड़ा दूसरे सवाल पे आ गया था। निरंजन जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो एएसएफ के भी मेंबर हैं और ईबीसी का भी, यूनाइटेड ईबीसी फोरम भी चलाते हैं। अच्छा बात है, बहुत मेहनती लोग हैं, 2 संगठन में काम करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उनका एक पर्चा आया है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं निरंजन जी से, जो शोषित तबका के लोग हैं, एक्चुअल में ब्राह्मणवाद है क्या? ये हमारे सोसाइटी में तो ऑपरेट करता है। जब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शोषित तबका के लोग, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, इनकी यूनिटी बननी चाहिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके पर्चे में लिखा है कि जो यूनाइटेड ओबीसी के लोग हैं, ईबीसी के सवाल पर आरएसएस का चमचा बन करके इन सवाल को धुंधला कर रहे हैं। मुझे आपके मानसिकता पर, और आप जिस संगठन में काम करते हैं, ऐसा के मानसिकता पर मुझे सवाल खड़ा करना पड़ता है। ये कौन सी समझदारी है, कौन सा आपने मार्क्सिस्ट प्रैक्टिस किया है कि जो एक सोशल जस्टिस का सवाल जब यूनाइटेड ओबीसी लाता है तब उसको आरएसएस का चमचा बताते हैं। ये कहां से ये बातें आ रही है? ऐसा नहीं कि ये आपसे आ रहे हैं। कई सारे कोट एंड कोट तथाकथित मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट संगठन और उनके लोग 10 तारीख के ऐसी मीटिंग के बाद चीख के कहते हैं कि इनके पीछे तो आरएसएस के एजेंट हैं। साथियों, आप इतने सालों तक हमारे सवाल को उठाते नहीं हैं, और जब हम लोग उठाते हैं खुद अपनी सवाल को तो आप कहते हैं ये लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले हैं, और जब अपर कास्ट उठाए हमारे सवाल को तो प्रोग्रेसिव हो जाता है। ये किस तरह का बाइनरी है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाले से और इस तरह के मूवमेंट से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन है उनको खतरा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सोशली इंक्लूसिव नहीं होगा, सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं होगा, तो किस तरह का पीडीआर और एनडीआर और पता नहीं किस तरह के डीआर, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर सच में इस देश में क्रांति लाना है, एक शोषण मुक्त समाज बनाना है, तो आपको सोशल जस्टिस के सवालों के साथ लड़ने वाले लोगों के साथ यूनिटी बनाना होगा, और वो आपके शर्तों पे नहीं बनेगा। रेड अम्ब्रेला के नीचे ब्लू कलर नहीं होगा। अगर इस देश में चलना है तो बराबरी के साथ साथ चल के लड़ेंगे, चाहे वो लाल अम्ब्रेला हो, ब्लू अम्ब्रेला हो या ग्रीन अम्ब्रेला हो, चाहे जिस भी तरह का अम्ब्रेला हो।
सिवाय सेफ्रॉन कलर को छोड़ के। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि ये कहते हुए कि हम भी मार्जिनलाइज सेक्शन से हैं और एबीवीपी इस सवाल को लड़ रहा है, हम उनके इन आर्गुमेंट को खारिज करते हैं। और खारिज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उनकी आका, उनके दादा परदादा और न जाने कितने दादा सावरकर, गोलवरकर और कितने कर होंगे, जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण से देश को खतरा है, मुझे डाउट होता है कि आपने ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ा, पिछड़े समाज के होते हुए भी। आप दलित समाज के होते हुए अम्बेडकर को आपने नहीं पढ़ा, और जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन मनुस्मृति के पन्ने को जलाकर फेंक देंगे, आरएसएस के झंडे को जलाकर फेंक देंगे। और मेरा अपील है, मेरा उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जो लोग कहते हैं कि बीजेपी और एबीवीपी सोशल जस्टिस का सवाल लड़ रहा है, ये जो मुगालते पाल रखे हैं, आप जनता को कुछ देर के लिए कुछ लोगों को भटका सकते हैं, आप सारी जनता को हमेशा के लिए नहीं भटका सकते हैं। जनता आंख खोल के देख रही है, कान खोल के सुन रही है, चाहे वो राइट के लोग हो या ब्राह्मणिकल लेफ्ट के लोग हो। ये देश 1947 का देश नहीं है, ये देश 1990 के पहले का देश नहीं है, जहां पे अपर कास्ट के सामने आप चल नहीं सकते हैं, आप चप्पल पहन के चल नहीं सकते थे। हम कह रहे कि ये सब वो देश नहीं है, हमारे लोग उठ खड़े हुए हैं। और जो अभी वाइस चांसलर यहाँ पर ऐसी मीटिंग कर रहे हैं, जगदीश कुमार जी माननीय, शायद उनको पता नहीं होगा जिस सवाल को लेकर कभी अंदर में आपने डिस्कस किया ओबीसी रिजर्वेशन को सवाल का मैं बता देना चाहता हूं। एक माननीय आए थे बीबी भट्टाचार्य, और हमारे दिलीप ने पहले बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये ओबीसी फंड का पैसा से बना है, और जब ओबीसी फंड का पैसा से बना है तो इस बिल्डिंग का अगर एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होता है तो ओबीसी सवाल हल होना ही था, और नहीं होता तो मैं दिलीप के बातों को पूर्ण समर्थन के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर ताला लगाने वालों में से मैं भी एक। आने वाला सवाल हॉस्टल का सवाल होगा, शायद अंदर डिस्कस हो रहा होगा या क्लिंच भी हो गया होगा या नहीं भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आंदोलन के ताकत के बल पर कहना चाहता हूं, हमारे आपके यूनिटी के बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जब अगला सेमेस्टर खुलेगा और जब हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा तो इस तरह की सारी बिल्डिंगें पिछड़े वर्ग के छात्र कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर कम्युनिटी किचन चलेगा, और मुझे पता है कि यूनियन के लोग ये करने का क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था इसी को ये कन्वेंशन सेंटर को ऑक्युपाई करने का, यहाँ पर लोग खड़ा होकर के चले जाते हैं। ये हमारे सवालों के साथ आप लोगों ने कई सालों से मजाक बना रखा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि हम बहुत गुस्से में बोल रहे हैं, ये गुस्सा भी है, ये सजेशन भी है, ये आप लोगों के लिए थ्रेट भी है। आपको जिस तरह से लेना है आप उस तरह से लीजिए, आपका स्वागत करेंगे। इस कैंपस के अंदर बहुत तरह के प्रोग्रेसिव लोग हैं, पता नहीं कितने तरह के प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो बाहर से कुछ और लबादा ओढ़ते हैं, अंदर से कुछ और लबादा ओढ़ते हैं। आप अगर इस कैंपस में सच में यहाँ का प्रोग्रेसिव कैरेक्टर होता तो क्या इतना बोलने का जरूरत पड़ता? क्या बापसा जैसा संगठन बनने का जरूरत पड़ता? क्या यूनाइटेड ओबीसी जैसा संगठन बनने का जरूरत पड़ता? अगर ये संगठन बन रहा है तो मैं मनीष के शब्दों में कहूंगा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म कीजिए अपना, और सेल्फ क्रिटिसिज्म सिर्फ कीजिए भर मत, उसको रियलाइज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। इस तरह के तमाम स्टूडेंट के सवाल पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी चुनाव कितने महीने, 2 महीने, 3 महीने, पता नहीं कितने महीने बचे हैं, क्या होने वाला इस बार नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस कैंपस में कई सारे सवाल, चाहे वो सोशल जस्टिस का सवाल हो, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड सवाल हो, यूनियन के द्वारा लड़के भी जीते गए हैं और बिना यूनियन के द्वारा भी लड़के जीते गए हैं।